नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ किया गया था, जो दंगे करे गए थे, जहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था, जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि एक प्री प्लान था, उसके ऊपर अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी ओके वाली सील लगा दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट आई है, इसके अंदर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो पूरा अटैक हिंदुओं पर करा गया है, ये एक प्री प्लान अटैक था। तो कार्तिक, इसके ऊपर क्या प्रॉपर अपडेट है, क्या सब चीज़ निकली? जी हाँ, देखिए कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद SIT गठित हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट जो है, अब ये एक रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर साफ साफ ये बता दिया गया है कि हिंदुओं के मकानों को, हिंदुओं की दुकानों को और हिंदुओं से रिलेटेड जितने भी शोरूम हैं उनको, हिंदुओं के मंदिर को और मंदिर के अंदर मौजूद आइडल्स को, यहाँ पर मुस्लिम जो प्रदर्शनकारी थे, जो दंगे कर्मी थे, वो आए और उन्होंने इन सबको चुन चुन कर फिगर आउट कर 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 डिस्ट्रॉय करा है। ऐसा बताया जा रहा है कि लोग घबाग घर के अंदर घुसे, घर के अंदर घुसने के बाद में लोगों के पहले तो पैसे लूट लिए, फिर उनके गहने लूट लिए, उसके बाद में लोगों को मारा पीटा। इस दौरान लोगों को मारा पीटा भी, और लोग जब वहाँ से भाग गए तो भगने के बाद लोगों के बाद उनके घरों को आग लगा दी गई। पर आग भी इस तरीके से लगाई, क्योंकि कल मैं मीडिया रिपोर्ट्स को छान रहा था और उस रिपोर्ट को भी पढ़ रहा था, तो उसमें देखने को मिला कि कई लोग ऐसे थे जिनके स्कूल के बच्चों के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स तक जला दिए गए हैं। और एकदम ये आप देखिए, जो दंगे हुए थे, ये कितना लंबा असर डालने वाले हैं इन बच्चों के भविष्य पर, ये लंबा असर डालने वाले हैं यहाँ के लोगों पर। इसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ बताया गया है कि कुल मिला के 113 हिंदू घर थे जो मुर्शिदाबाद के अंदर मौजूद थे, उनको आग लगा दी गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के थे। इसके अलावा फिर कोई दुकानें थी, किसी के शोरूम्स थे, किसी के वर्कशॉप्स थी, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी। अब यहाँ पे इसके साथ साथ जो मुर्शिदाबाद के एक अंदर गाँव है बेटबोना गाँव के अंदर मौजूद है अपने क्या कहते हैं, एक घटना सामने आई थी। यहाँ पर एक हिंदू आदमी और उसके बेटे को मार दिया जाता है, और उसको मारने वाले कोई और नहीं थे, उसको मारने वाले विनम्र कौन थे? उसको मारने वाले उसके पड़ोसी मुसलमान थे, जो एक इकट्ठा आते हैं, और उनका विवाद भी था। उनका विवाद था वक्फ लैंड को लेकर ही। और जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। और वो जो हिंदू आदमी और उसका बेटा मारा गया था, उनकी एक जमीन फंसी हुई थी वक्फ से रिलेटेड। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आपको ये देखने को मिल रहा है कि जमीन फंसी हुई है वक्फ से रिलेटेड, फिर उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। और मॉब लिंचिंग कर रहे कौन? उसके पड़ोसी मुसलमान, उसके पड़ोस में रह रहे मुसलमान, वो लोग उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं और वो लोग मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक बात ये देखने को मिली है, मैंने कई बार इस शो के अंदर ये बोला है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक एनवायरनमेंट दे रखा है बांग्लादेशियों को, प्रो पाकिस्तानियों को और इन इस्लामिक जिहादियों को, और इनको कह रखा है कि आप आराम से घूमिए, जिस हिंदू को मारना है मारिए, जिस हिंदू को नुकसान पहुंचाना है पहुंचाइए, और आप यहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर आराम से घूमिए, आपका कुछ नहीं कर सकता। इसका साफ साफ सबूत इस रिपोर्ट के अंदर है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के TMC के जो पार्षद है वो खुद यहाँ पर मौजूद थे, ऑन ग्राउंड मौजूद थे। MLA को पता था कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, TMC का MLA को सब पता था। ये सारे MLA मुसलमान हैं, और इनका एक का तो मैं नाम बताता हूँ, महबूब आलम, ये जो है TMC का काउंसलर था, ये वहाँ पर लीड कर रहा था मॉब को लीड कर रहा था, बता रहा था कि आगे बढ़ो, किस तरीके से लीड होता है, मॉब को किया जाता है। कोई आसान बात नहीं है, मॉब को भड़काया जाता है और वो उससे किसी का घर जलवाया जाता है, उससे किसी को मरवाया जाता है, किसी के पैसे छिनवाए जाते हैं। बहुत कठिन का काम है, लेकिन TMC के जो नेता हैं, जो कट्टर इस्लामिक विचारधारा को फॉलो करते हैं, प्रो बांग्लादेशी हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं, ये सब इस चीज़ को अंजाम देते हैं। इसी के साथ साथ उनका एक MLA को सब कुछ पता था। इतना ही नहीं, वहाँ के पुलिस, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, उस पुलिस से भी मैं क्या ही उसके बारे में उन्होंने बताया था कि कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो ममता बनर्जी के बिल्कुल कंट्रोल में। मैंने आपको बताया ना कि ये जो बेटबोना विलेज था, इसके अंदर जो है घटना हुई थी, हिंदू एक पिता और बेटे को मार दिया गया था, उससे सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर दूर था शमशेर सिंह पुलिस स्टेशन, और वहाँ से कोई पुलिस की मदद नहीं है। पुलिस को बार बार कॉल किया जा रहा है, पुलिस कॉल नहीं उठा रही है। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। पुलिस एक्टिव नहीं है, पुलिस को पता था कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना कोई ऊपर से आदेश मांगे। CM आखिर क्या कर रही थी, ममता बनर्जी आखिर क्या कर रही थी? मेन सवाल यही खड़ा होता है। और अब सवाल दूसरा खड़ा होता है, दो सवाल खड़े होते हैं केंद्र से। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन विधायकों पे, क्या इन पार्षदों पे सरकार कार्रवाई करती है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है? और दूसरा, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर एक प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? हाँ, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात निकल कर आ रही है कि पहले तो सरकार खुद को जब हिंदूवादी सरकार बोलती है, जो केंद्र में मौजूद सरकार है, वो कर क्या रही है? क्योंकि ममता बनर्जी का तो वोट बैंक है, आप उनसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना कि जब इलेक्शन हुए थे, जब वो वापस से CM चुनी गई थी, अभी कोविड के टाइम पर जब इलेक्शन कराए गए थे, तो उन्होंने क्या कर लिया 2021 के अंदर, वहाँ पर भी दंगे हुए, उस टाइम पर हिंदू मर रहे थे, तब कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद एक और केस आया था ना, वो एक आइलैंड है बंगाल के आसपास, जहाँ पर उनकी एक नेता ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो बदतमीजी कर रखी है। मैं नाम बोल रहा हूँ अभी उस जगह का, एस से कुछ नाम स्टार्ट होता है उस जगह का, मैं उस जगह का भी नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी TMC की ही वो थी। उसके बाद अभी रिसेंटली मुर्शिदाबाद वाला केस निकल के सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हो रही है,
ये किस लिए की जा रही है? इसीलिए तो करी जा रही है कि ममता बनर्जी अपना जो कोर वोटर बेस उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। ममता बनर्जी को डर है। आप देखिएगा 2021 के अंदर बीजेपी का कितनी सीटें आई, 70 से ज़्यादा सीटें आई। अभी ममता बनर्जी को डर ही यही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल की इनकॉम्पिटेंसी के तहत अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगा दिया गया, क्या बंगाल से ममता बनर्जी को तो नहीं भगा दिया जाए? वही कारण है। और एक भाजपा नेता जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि जब मुसलमानों ने मुर्शिदाबाद के अंदर दंगे किए थे, तब कुछ दंगे ऐसे भी देखने को मिले थे जो मुसलमानों के इलाके में हो रहे थे। तो बताया जा रहा था कि वो ममता बनर्जी खुद करवा रही थी ताकि ये शोकेस हो सके कि देखो हिंदू भी दंगा कर रहा है। तो एक तरीके से ये नरेंद्र मोदी की विचारधारा को डिफेम करते करते, नरेंद्र मोदी को डिफेम करते करते चुनाव जीतने के चक्कर में मेन बात ये मेन कंसर्न यही है कि हिंदुओं को डिफेम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेन कंसर्न ये है। अब कब भारत विरोधी, संस्कृति विरोधी, हिंदू विरोधी हो जाते हैं, इनको खुद को पता नहीं चलता। खैर, हम खबरों के सिलसिले में जब आगे बढ़ते तो हमें पता, खबरों के सिलसिले में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के पास में एक देश है बांग्लादेश के अंदर भी अस्थिरता आज पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा फंबल निकल रहा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अस्थिरता आ रही है। अस्थिरता जो आ रही है उसके पीछे का कारण यही है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्होंने ये कहीं ना कहीं कह दिया है कि अब मैं रिज़ाइन करने वाला। ये सिर्फ एक चोचला है, कोई रिज़ाइन नहीं करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस। उनको बहुत प्रेम है खुद की गद्दी से, लेकिन वहाँ की एक स्टूडेंट लेड पार्टी है NCP, नेशनल सिटीजन पार्टी, जिन्होंने वही रेडिकल स्टूडेंट्स है जिन्होंने शेख हसीना को बाहर भगा दिया था बांग्लादेश से। और अब ये जो पार्टी, इनके चीफ जो है मीडिया के अंदर आके बोलते हैं कि अब यूनुस साहब जो है शायद रिजाइन लेने वाले हैं। फ्राइडे वाले दिन यूनुस साहब ये कर रहे हैं क्योंकि वो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करवाना चाहते हैं। आर्मी को BNP जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप मुझे हटा देंगे तो फिर से बांग्लादेश के अंदर दंगे हो जाएंगे। क्योंकि यूनुस को तो आर्मी चीफ बोल चुके हैं कि इलेक्शन करवा दो, 2026 तक। वो बोल रहे हैं कि मैं 2026 तक कराने की सोच रहा हूँ। और यूनुस करवाना नहीं चाहते क्योंकि यूनुस को तो रिफॉर्म लाना है बांग्लादेश में। कैसा रिफॉर्म यूनुस को लाना है? हिंदुओं को मारने का? हिंदू मर रहे हैं, माइनॉरिटीज मर रही हैं, उनके मंदिर जला दिए गए, उनके आइडल्स को तोड़ दिया गया है। हिंदू प्रीस्ट जो कि इस्कॉन टेम्पल के थे उनको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। ये कौन सा रिफॉर्म है? सारे आम जो जितने भी हिंदुओं ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहा है। बांग्लादेश इकोनॉमी बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। बेरोजगारी वहाँ पे चरम सीमा के ऊपर है। देखी थी जिसके अंदर बांग्लादेशियों ने क्या करा, इकट्ठा हो गए एक जगह और एक एम्बुलेंस को जला दिया। सोचिए, एम्बुलेंस को जला दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था। हाँ, तो ये एक रेडिकल जो सोच है जो बांग्लादेश के अंदर पनप रही है, किस लिए पनप रही है? यूनुस इसको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि यूनुस को पता है जब कल इलेक्शन होंगे तो उनको तो 4 वोट नहीं मिलने वाले, ना उनके समर्थकों को 4 वोट मिलेंगे। और वोट में आने की, मेजोरिटी में आने के चांसेस के BNP के जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो अभी जेल से निकल कर आ रही हैं, अब जब खालिदा जिया जीत जाएगी तो बांग्लादेश में एक रिचुअल है कि जो इलेक्शन हारता है उसका इतना बुरा करा जाता है कि वो आगे चल के कभी इलेक्शन लड़े ही ना। जब शेख हसीना जीती तो उन्होंने खालिदा जिया के साथ बुरा कर दिया। अब अगर जो और जीतेगा तो यूनुस के साथ ही बुरा करेगा। ये यूनुस को बहुत अच्छे से पता है। और शायद यूनुस को डर भी है कि शेख हसीना को तो टाइम मिला था भगने का, मेरे को तो टाइम भी ना मिले। बहुत ज्यादा जिस तरीके से भीड़ ने शेख हसीना के कपड़े उड़ाए थे, कहीं यूनुस को ही ऐसे ना उड़ाते। यूनुस को डर है क्योंकि यूनुस एक पपेट है। क्लिंटन का पपेट था, पहले डेमोक्रेट्स का पपेट था, अभी आर्मी चीफ का जो बांग्लादेश की आर्मी है उनका पपेट है। जैसे जैसे हाथ से निकल रहा है तो यूनुस का मन कर रहा है कभी अमेरिका का पपेट बन जाओ, कभी चाइना का पपेट बन जाओ। यूनुस को सपोर्ट मिल रहा है जमात इस्लामी का, जो बांग्लादेश के अंदर एकदम कोर रेडिकल ग्रुप्स हैं उनका। तो यूनुस तो बांग्लादेश बेचने की कगार पर है कि मैं तो बांग्लादेश बेच के निकल जाता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम US की बात करते हैं, अभी मैंने जिक्र किया है US का, तो US से रिलेटेड US के डोनाल्ड ट्रंप जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, बहुत चीख चिल्ला रहे थे कि मैंने सीज़फायर करवा दिया, मैंने सीज़फायर करवा दिया, मैंने सीज़फायर करवा दिया। जिनको एक करारा जवाब अब एस जयशंकर ने, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने दे दिया है। असल में अभी आपको बता दें तो एस जयशंकर जो हैं 3 देशों के दौरे पर हैं, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी। तो कार्तिक, ये जो एस जयशंकर ने ये जो जवाब दिया है कि यूएसए वर्सेस US, और अगर पाकिस्तान को सीज़फायर करना था या वॉर होनी तो हमसे डायरेक्टली बात करो, हमारे DGMO से बात करो, हमारे डायरेक्टर जनरल से बात करो, मिलिट्री ऑफिशियल से बात करो। Nobody should be between us। तो ये क्या एक मैसेज सेंड करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर? पूरे वर्ल्ड के अंदर जाहिर सी बातें करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन सबसे पहले ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बार लगातार, ये जो घटना हुई इतने में 8 बार लगातार स्टेटमेंट्स बदले। पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया, कहा कि मैंने सीज़फायर करा दिया, फिर एक भाषण के दौरान उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई रोल नहीं था, फिर उन्होंने कह दिया हमारा कोई सीज़फायर नहीं कराया। उसके बाद वो कह देते हैं, फिर वो जो साउथ अफ्रीका के एक लीडर आते हैं उनके पास, व्हाइट हाउस के अंदर मिलते हैं, तो वो उनको कह देते हैं कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा था, वी स्टॉप देम, हमने सब कुछ सुलझाया। तो आप अगर चीज़ देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को, पहली बात तो हमारे भारत के जो अपोजिशन गवर्नमेंट के लोग हैं, अपोजिशन के जो नेता हैं, वो उस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डीजीएमओ जो कि इंडिया के हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सबसे पहले हमारे पास अमेरिका से अगर कॉल आया था कि पाकिस्तान वो चाहता है, सीज फायर करना चाहता है, तो हमारे भारत की सरकार ने सबसे पहले अमेरिका को यही कहा था कि सर हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते, अगर पाकिस्तान की साइड से कॉल आता है सीज फायर करने का तो हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। और उसके तुरंत बाद, क्योंकि पाकिस्तान डर चुका था, उनके आगे पीछे से हर जगह से फट चुकी थी, तो उन्होंने वहां के डीजीएमओ ने फट से फोन मिलाया और कहा कि सर हमको सीज फायर करना है, हमारी हो चुकी है आगे पीछे से। तो फिर इंडिया ने कहा है कि हाँ हम सीज फायर करने को रेडी है, लेकिन अगर सीज फायर हो गया है, अमेरिका कह रहा है कि हमने सीज फायर करा दिया, हमने सब कुछ ठीक करा दिया है, तो क्या इंडस वाटर ट्रीटी का पानी पाकिस्तान को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसका मतलब बॉल किसके हाथ में? इंडिया के हाथ में। इंडिया के हाथ में। तो कौन सा सीज फायर करा दिया? पाकिस्तान में तो लोग भूखे प्यासे मरने वाले, तो कौन सा सीज फायर करा दिया? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का तो ये है ना, मैं हमेशा कहता ही हुआ। तो दूसरी बात, हाँ अपनी एक और बात थी जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति बनने वाले थे, तो बनने से पहले उन्होंने कहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा, और इजराइल और गाजा की वॉर भी, ये सब कुछ रुकवा दूंगा। ना तो रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकी अभी तक। इजराइल के लिए कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर कर लिया, यहाँ से सीज फायर कहते हैं, उधर से इजराइल ऑपरेशन शुरू कर देता है। फिर कहते हैं कि ये हो गया कि है ना, उसके बाद बोलते हैं कि है ना आप हमास को कह देते हैं कि आपने इसराइल के जो हॉस्टेजेस बना रखे हैं उनको छोड़ दो, वरना आपके ऊपर बड़ा हमला हो सकता है, फिर हमसे उम्मीद मत करना। फिर मामला शांत हो जाता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि मैंने मामला शांत करा दिया, इजराइल फिर से अटैक कर देता है। नहीं, हूतीस के साथ भी सेम चीज है, हूतीस के साथ भी यही सीन है। उनकी सीधी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त कहीं ज्यादा चल नहीं रही है, तो जहां उनको मिल रहा है कि ना कि यहाँ से पेड़ से आम गिर रहा है, तो वहां बकेट लेके जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस तरफ से एशिया से आम गिर रहा है, तो फटाफट से बकेट उधर ले जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट किसी को समझ नहीं आ रहे, तो गर्मा गर्मी का माहौल है, आम की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप आम रस पीना है, तो उनको लगा कि एशिया से आम टपक रहा है तो एशिया के पास चल जाता है। अब वो भी कच्चा निकल जाता है, जैसे कि एस जयशंकर ने जवाब दे दिया उनको, कह दिया कि जर्नलिस्ट ने पूछा कि वेयर वाज द यूएस वाज इन द यूएसए। सीधी बात, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद बता दिया, क्लियर कर दिया कि भाई अगर पाकिस्तान को सीज फायर के लिए बात करनी तो हमसे करनी होगी, डायरेक्टली करनी होगी। दैट वाज रियली अ वेरी इंप्रेसिव स्टेटमेंट बाय जयशंकर। और ये सारी चीजें आपको लिखित में कहीं भी मिल जाएगी, आर्टिकल्स में मिल जाएगी, अगर आप सीजीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो करें भी जाइए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो है बराक ओबामा। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और डोनाल्ड ट्रंप खुद ये चाहते हैं कि उनको भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। उसके दावेदार वो कैसे बनेंगे? वॉर रुकवा के। आज तक एक वॉर नहीं रुकवाई गई, लेकिन वॉर रुकवानी है डोनाल्ड ट्रंप को। खुद भले ही दूसरे देशों पर हमला कर ले, लेकिन वॉर रुकवानी है डोनाल्ड ट्रंप को। हम कोई डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए नहीं है। ही सेटिंग न्यू रूल्स फॉर द जियोपॉलिटिक्स। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं, जिस तरीके से उनके साथ पेश किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कभी खुदा ना खास्ता ऐसी सेम चीज अगर किसी और देश के अंदर हो गई, बैठा के वो दिखा दी टीवी के अंदर, लाइट्स डाउन, टीवी ऑन। लेकिन अभी एक खबर आई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप वीडियोस दिखा रहे थे वो फेक है। हाँ, फेक थी, और प्रॉपर साउथ अफ्रीका की नहीं थी। बहुत सारी वीडियोस उसके अंदर फेक थी, बहुत सारी न्यूज़ के अंदर फेक थी। डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो कांगो की थी उसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप खुद तो रिसर्च थोड़ी करते हैं, उनकी टीम रिसर्च करती है। टीम कैसे ही रिसर्च करते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम है तो क्या ही करती हूँ? टीम तो टेस्ला की बैठी है। टीम तो टेस्ला की बैठी हुई है, बनानी गाड़ी है, कर रहे रिसर्च। तो यही बेसिक पॉइंट है ना। ग्रॉक के ऊपर लिख देते होंगे, चैट जीपीटी पे ग्रॉक पर कि भाई बता दो, और आ गया सारा एआई पे चल रहा है इनका तो पूरा, क्योंकि चाहते तो ये है ना सब कुछ एआई से करते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि कभी ये ना हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को कभी किसी देश में डोनाल्ड ट्रंप गए, वहाँ पर लाइट्स डाउन, टीवी ऑन, और वहाँ दिखा दे कि यूएस ने ये जो इराक में यूएस घुसा, ये जो सीरिया में यूएस घुसा, ये जो अफगानिस्तान में यूएस घुसा, ये जो मिडिल ईस्ट को इसने यूएस ने डिस्टेबलाइज करा, ये जो नीचे वेनेजुएला के अंदर यूएस घुसा, पनामा कैनल के अंदर यूएसए ने क्या किया है, कनाडा के साथ यूएसए ने क्या किया है, अफ्रीका के अंदर कुछ नेशन के साथ यूएसए ने क्या किया है, अफगानिस्तान के साथ। ये सब अगर गलती से यूएसए को पता चल गया तो फिर ऐसा ना हो जाए सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चीजें कर रहे हैं, आपके साथ भी हो सकता है। जो आप समाज को देंगे वही समाज आपको वापस लौटा देगा, वो भी सूद समेत। और हो सकता है ये तो वो वीडियोस हैं जो पूरी दुनिया को पब्लिकली पता है। कुछ ऐसी वीडियोस भी हो सकता है पुतिन के पास हो, मोसाद के पास हो, जो पब्लिकली नहीं जानी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप। ऑब्वियसली बात है, डोनाल्ड ट्रंप कई ऐसी चीज़ें रहे हैं। खैर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को साउथ अफ्रीका के अंदर मैं ऐड ऑन करते हुए एक चीज़ बहुत अच्छा कहना चाहूँगा। जिस तरीके से उनके जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि सर आई डोंट हैव अ प्लेन टू गिफ्ट यू, बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि यूएसए में ये बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कतर से घूस लेकर आए हैं, कतर से घूस लेकर कतर मिडिल ईस्ट, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अमेरिका क्यों नहीं बोलता है? अलाए हैं सारे के सारे अमेरिका के, कैसे बोल सकता है अमेरिका? अब एक 3400 करोड़ का जो प्लेन लेकर ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, है ना, वो जो लेकर आए हैं वो क्या है? वो एक घूस ही तो है, और क्या है? और डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसको, जब वो साउथ अफ्रीका वाला कहता है कि सर आई डोंट हैव अ प्लेन टू गिफ्ट यू, डोनाल्ड ट्रंप रिप्लाई में कह देते हैं कि अगर आपके सोचा तो मैं रख लेता, मैं रख लेता, मैं ले लेता।
यूएस की एयरफोर्स के लिए कुछ भी मतलब उसके बाद में जब जर्नलिस्ट ने और सवाल पूछा तो बाहर भगा दिया सर कि ये सर एथिक्स के खिलाफ तो नहीं है, तो सबको बार बाहर भगा दिया जर्नलिस्ट को। तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प फॉर द वर्ल्ड। बट नाउ एंडिंग टूवर्ड गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेशन साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं कार्तिक। हमारे 3 पड़ोसी मुल्क हैं जो मिल रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। और जिस तरीके से अफगानिस्तान के करीब हम जाते हैं और चाइना पाकिस्तान की दगदगें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब और हमारी भी दगदगें वैसे ही बढ़ जाती हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान के करीब जाते हैं। एट प्रेजेंट देखा जाए तो चाइना का एक सीपैक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, उसके अंडर आता है, जो इंडिया के जो साक्षम वैली है, जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी थी, जो भी POK का पार्ट थी, फिर पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी थी, और फिर उसके अंदर से वहाँ से वही सीपैक कॉरिडोर निकल कर एंड करता है ग्वादर पोर्ट में, जो बलूचिस्तान के अंदर आता है। अब चाइना पाकिस्तान का कहना यह है कि, और अफगानिस्तान भी इस चीज़ पर अग्री कर रहा है कि सीपैक अफगानिस्तान के होते हुए भी निकलना चाहिए, अफगानिस्तान शुड बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीपैक। अफगानिस्तान तालिबान के पास साथ इस पर मीटिंग भी हो चुकी है, जहाँ पर पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अफगानिस्तान तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। अब देखना ये है कि किस तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज चलती हैं, कि क्या हम वापस से बैक फुट पे आ चुके हैं, क्या जो अफगानिस्तान से हमारे रिलेशंस थे उसको लेकर, या फिर हम अभी फ्रंट फुट पर हैं, और जो अफगानिस्तान तालिबान है वो हमारे जो, क्योंकि बेसिकली पीपल टू पीपल टाई इंडिया अफगानिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे लोगों के लिए अगर आप अफगानिस्तान के अंदर पूछेंगे क्या भाई आपका अफगानिस्तान पे क्या लेना देना है, तो लोगों के लिए अच्छा पर्सपेक्टिव है, अफगान लोगों के लिए भी हिंदुस्तान के लिए अच्छा पर्सपेक्टिव है, इंटरनेट पे वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन पीपल टू पीपल टाई टूवर्ड्स पाकिस्तान और चाइना कैसे है कार्तिक, वो पोर्ट्रे आउट करता है। और दूसरा मेरे हिसाब से, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की रिजीम है, और तालिबान की रिजीम ये ट्राई करेगी कि अगर फॉर एग्जांपल उनको कोई फॉरेन कंट्री से कॉल आता इंडिया के अलावा, तो वो वहाँ ज़रूर जाना चाहेंगे, और हो सकता है वो जाए और पक्ष की बात सुने, क्योंकि वो तालिबान वाले हैं, उनको पता अपने क्षेत्र के अंदर कैसे रहना, उनको पता अपने क्षेत्र के लिए क्या चीज़ फायदेमंद है, क्या चीज़ नहीं है। जैसा कि चाइना अफगानिस्तान को कहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हम सीपैक आपको भी शामिल कर लेंगे, तो अब तालिबान को डेफिनेटली ये पता है कि बलूचिस्तान के अंदर बलोच लोगों के साथ क्या हुआ है, उनको कितना % दिया जाता है उस कमाई का, 2 से भी कम % दिया जाता है, बाकी सारा चाइना की सरकार खा जाती है, और पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस वाली सरकार खा जाती है, जो उनके पंजाब प्रोविंस से पूरी चलती है, वो खा जाती है। तो तालिबान को ये देखना होगा कि आखिर हमारा फायदा क्या है, और अगर तालिबान के साथ भी जाहिर सी बात है ये यही करने की सोचेंगे, लेकिन तालिबान इनसे भी खतरनाक है, और चाइना अफगानिस्तान में आ जाता है और तालिबान इनको भगा भगा के मारने लग जाता है, तो ये मार और ये दौड़ ये बहुत लंबी चलने वाली है। और मेरे हिसाब से कि तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी गए, इन्होंने हाल ही में कई सारी मीटिंग्स इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी डिप्लोमेट्स के साथ भी करी है, तो इनको अच्छे से पता है कि इस वक्त मेरा स्टैंड क्या है इंडिया के साथ, मेरे इंटरेस्ट क्या है इंडिया के साथ। वहीं उसको देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान है वहाँ पर चाइना ने किस तरीके से गद्दारी कर रही है, तो उनको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से वहाँ पर सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल के लिए गए कि आखिर मेरे को क्या कहा जाता है, मुझे क्या ऑफर दिया जाता है, और हो सकता है वो बैक चैनल पर आके इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री या डिप्लोमेट्स के साथ आके डिस्कस भी कर लें कि साहब एक बार बताना कि उसने तो मेरे को ये सब चीज़ें बताइए, ये सही है कि नहीं। ये बेसिक सा पॉइंट है। अब देखना ये कि आगे चल के क्या होता है। इन तमाम सभी खबरों पर आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के सो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।